नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, कुछ रोज़ पहले हमने आपको इसकी ख़बर दी तो थी, लेकिन अब उसका यादा कराना चाहते हैं। बम्बई में जो बसें चलती हैं वो बम्बई म्यूनसिपैलिटी वाली चलाते हैं, और उस सब्सिडायरी जो बॉम्बे म्यूनसिपैलिटी की सब्सिडायरी है उसका नाम है बेस्ट, बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। अब उन्होंने पुरानी जो बसें हैं जो डीज़ल से चलती हैं वो फ़ेज़ आउट करने का प्लान बनाया है और उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक की बसें यानी बिजली की बसें चलाई जा सकेंगी। और कल यानी बुध के रोज़ मरकज़ी वज़ीर हैं ट्रांसपोर्ट के जनाब नितिन गडकरी, उन्होंने बम्बई की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह किया और उन्होंने इसके बारे में कुछ तफसीलात भी दी। एक तो उन्होंने ये बताया कि ये जो बसें हैं, एक बस तकरीबन 72 टन कार्बन की बचत करेगी हर साल। यानी दूसरी जो डीज़ल की बसें हैं एक साल में 72 टन कार्बन ऐड करती हैं फ़िज़ा में, जो कि बिजली की बस चलाने की वजह से बम्बई में कम हो जाएगा। और उसके अलावा क्योंकि वो मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं तो उन्होंने ये भी बताया कि नया रोड जो बन रहा है बॉम्बे और दिल्ली के बीच में, वो 1350 किलोमीटर है, और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा रोड बने कि वो आदमी बस में यहाँ से चढ़े तो 12 घंटे में बम्बई से दिल्ली पहुँच जाए। उनका ये मतलब पूरी हिंदुस्तान में एक्सप्रेस वे का एक जाल बिछाया जा रहा है। अच्छा, बम्बई में ये टोटल इनको एक साल के अंदर 900 ऐसी बसें लाने का प्लान है, मंसूबा है, और जिसमें से एक कल आ गई। आप ये बस का फ़ोटो देख सकते हैं। और ये बस एकदम जो लंदन में जो लाल रंग की बसें हैं, डबल डेकर बस है, और एक बस में बैठने की जगह 65 लोगों के लिए है। खड़े रहने के तो कितने भी खड़े रह सकते हैं, मतलब जितना हो सके। और कम से कम किराया जो शटल बसें चलती हैं वहाँ पर एयर कंडीशन भी है, कम से कम किराया 6 रुपये है। यानी यूँ समझ लीजिए कराची वाले जो हैं अगर बोल्टन मार्केट से निकलें और सदर तक जाएं तो इतने फासले के लिए उनको 6 रुपये का किराया देना पड़ेगा। नाज़रीन, कल हमने आपको बताया था शहबाज गिल का जो जुडिशल रिमांड ख़त्म करके एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने 2 रोज़ के लिए उसे पुलिस रिमांड में दे दिया था, जिसे पाकिस्तान में जिस्मानी रिमांड कहते हैं। तो वो क्योंकि अडियाला जेल में रखा हुआ था शहबाज गिल को, तो इस्लामाबाद पुलिस वहाँ गई उसको अपनी तहवील में लेने के लिए। तो वहाँ पर एक तो रावलपिंडी पुलिस पहुँच गई, वो चाहते थे कि हम इसे अपने तरफ से लेके जाएं और अस्पताल में जमा करा दें, और दूसरे वो जो अडियाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है वो भी टाल मटोल कर रहा था उसकी कस्टडी देने में। तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई है उसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने नोटिस निकाला है जेल के सुपरिटेंडेंट के लिए और उनके अमले के लिए कि उन्होंने क्यों इतनी देर की उसकी कस्टडी देने में। ये तो अलग बात है, हमने आपको कल भी बताया था कि इस्लामाबाद पुलिस ने जब उनको रेंजर्स बुलवाने की धमकी दी तो फिर वो नरम पड़ गए और फिर उन्होंने शहबाज गिल की कस्टडी दे दी, जिसे बाद में
पिम्स यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जमा कराया गया और अब वहाँ पर बताया गया है उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ही कैन बी ट्रांसफर्ड टू पुलिस कस्टडी या पुलिस लॉकअप। नाज़रीन, आपने सुना होगा हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स में अभी एक किस्म का सुपर पावर समझा जाता है। ज़्यादा तौर पर जो दुनिया की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनके जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं। इस साल जो गुज़र गया यानी 21-22, यहाँ पर हिंदुस्तान में जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो 31 मार्च 22 को जो साल कंप्लीट हुआ उसमें हिंदुस्तान की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, सर्विसेज एक्सपोर्ट, वैसे हकीकत में ऐसा करके कहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी भी एक्सपोर्ट्स आ जाती हैं, तो वो 250 बिलियन डॉलर्स की थी। और अब जो फिगर्स आई हैं डान अखबार में पाकिस्तान की, तो कुछ 2.6 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है ये साल में। पाकिस्तान में जून में 30 जून को ख़त्म होता है यानी 21-22 में। तो लोग इस बात पे हैरान होते हैं कि 47 से पहले तो हम दोनों एक ही कौम थे और एक ही किस्म के मतलब हमारा कल्चर है, तो फिर क्यों हिंदुस्तानी बच्चे जो है वो ज़्यादा कमा सकते हैं और पाकिस्तानी नहीं। तो उसका जो सबब है वो इसमें है कि हिंदुस्तान में एजुकेशन बहुत अच्छी है और पाकिस्तान में चूँकि सियासी मुदाखलत बहुत है, जिसकी वजह से एजुकेशन का जो मयार है, तालीम का जो मयार है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा कमाने की पोजीशन में नहीं है। नहीं तो हम आपको बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है बिल गेट्स, आपने सुना होगा, उससे किसी ने एक मर्तबा पूछा कि आपको कंपटीशन का डर नहीं लगता। उस वक्त वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान था, आज नहीं है। आजकल इलॉन मस्क है जो टेस्ला कार बनाता है। तो उस वक्त बिल गेट्स ने कहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो काम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का तो वो तो कोई भी कर सकता है। उसके लिए एक टेबल कुर्सी चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए और इंटरनेट का कनेक्शन, आपका धंधा शुरू हो जाता है। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें लागत कुछ भी नहीं है लेकिन आदमी कमा सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि उसको इतनी अक्ल या इतनी समझ होनी चाहिए कि वो कमा सके, और वो आती है इंसान को अच्छी तालीम से। नाज़रीन, कल इमरान खान ने प्रेस वालों से बात की। पता नहीं क्यों ये या तो टीवी पे आता है और एड्रेस करता है या फिर या मतलब वो चाहता है कि किसी भी तरह वो लाइमलाइट में रहे। तो कल उसने जब प्रेस वालों से बात की तो उसमें उसने फिर से वही एस्टेब्लिशमेंट का राग अलापना शुरू किया और उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहती तो मेरी हुकूमत न जाती और एस्टेब्लिशमेंट जो है मेरे ख़िलाफ़ हो गई, इसीलिए मुझसे हुकूमत छिन गई। अब मज़े की बात ये है कि वैसे उनका जो बयानिया है वो ये है कि अमेरिका ने साजिश की रिजीम चेंज की, जो डोनाल्ड ल्यू का वो कहना, उसको पाकिस्तानी सफ़ीर को फिर वो साइफ़र और वो जो कागज़ हिला के लोगों को दिखा रहे थे, और अब भी कहते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट रिजीम चेंज की कंस्पायरेसी, लेकिन अब कहते हैं कि नहीं, मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट ने हटा दिया। और अभी वो खुद कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। अब वो उनके बकौल उनके कि भाई मैं ईमानदार हूँ, आप उन चोरों को लेकर आए हैं, उन चोरों को हटा दीजिए, मुझे वापस ले आइए। यानी इस तरह से पूरी दुनिया में अपना ही नाम ख़राब कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी, अभी ये देखिए ना, खुद को खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, अपना ही तरदीद खुद कर रहे हैं कि भाई मुझे लाने वाले भी एस्टेब्लिशमेंट थी और मुझे हटाने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट थी।
उसके साथ साथ वो ये भी कहता है, जो उसने पहले भी कहा था कि जब उससे पूछा गया कि अगर तुम कहते हो कि ये पीडीएम वाले यानी नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं, तो तुम 4.25 साल तक हुकूमत में थे, तो तुमने क्या किया? तुमने कुछ करके तो नहीं दिखाया, किसी के खिलाफ एक भी केस साबित नहीं कर सके। तो उसने कहा कि मैं अभी कहता है, कल जो इसके प्रेशर में पहले भी कहा है उसने, लेकिन कल फिर उसने कहा कि मैं क्या करता, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है ना, वो मेरे हुक्म पर अमल दरामद नहीं करता था। अब ये मज़े की बात ये है कि आपको तकरीबन महीना भर पहले हमने एक एपिसोड में बताया था कि वो एक मोहतरमा थी तैयबा गुल, जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उस वक्त जो नैब का चेयरमैन था उसके पास गई तो उसने उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की तो फिर उसने उसके कुछ वीडियो भर लिए और वो वीडियो लेके वो इमरान खान के पास गई, और इमरान खान ने उल्टा क्या किया कि वीडियो उससे लेकर और फिर वो नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करना शुरू किया, और उससे उसने जो पीटीआई के लीडर लोगों के ख़िलाफ़ जो भी केसेस थे वो सभी ड्रॉप करा लिए, और नून लीग के जो लीडरान साहबान हैं उनके ख़िलाफ़ नए नए केस कायम कराए। और अब कहता है कि मेरी चलती नहीं थी नैब के सामने और ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये सब है, नहीं तो मैं ये कर देता वो कर देता। नाजरीन, हमने आपको बताया था कि फॉरेन फंडिंग केस में वो जो ईसीपी का फ़ैसला आ गया है, तो अभी उसकी आगे यानी मज़ीद तफ्तीश करने के लिए उसको ईसीपी ने भी नोटिस निकाला है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और एफआईए यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसने भी नोटिस निकाला है। एफआईए के लिए हमने आपको बता दिया है कि उसने तो उल्टा उनको नोटिस दिया है कि अपना नोटिस वापस लीजिए 2 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी देखें क्या होता है, उसके बारे में तो हमें अभी ज़्यादा उसके बारे में इल्म नहीं है कि उसका जवाब क्या दिया एफआईए ने। लेकिन अभी ये ईसीपी ने जब उसको नोटिस निकाला तो ईसीपी के पास उसका वकील आके बोलता है कि चूँकि अभी इमरान खान एमएनए नहीं है, मेंबर नेशनल असेंबली नहीं है, क्योंकि उसने इस्तीफ़ा दे दी है, तो इसीलिए ईसीपी को ये जो है जुरिस्डिक्शन नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि वो एमएनए ही नहीं है, तो ईसीपी उसके ऊपर कोई भी हुक्म नहीं चला सकता, उसको नोटिस नहीं निकाल सकता। लेकिन ईसीपी की तरफ से जवाब ये आया कि भले उसने इस्तीफ़ा दे दिया है, रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है, लेकिन क्योंकि अभी तक राजा परवेज़ अशरफ जो इस वक्त स्पीकर हैं एनए नेशनल असेंबली के, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और ईसीपी को नहीं भेजा, और इसीलिए अभी तक उनकी एमएनए की पोजीशन कायम है, डी नोटिफाई नहीं किया गया उसका नाम, इसीलिए ईसीपी को कंप्लीट ज्यूरिस्डिक्शन है इमरान खान के ऊपर। नाजरीन, हमने आपको बताया कि खुद पीडीएम के अंदर वो जो मिफ्ताह इस्माइल धड़ाधड़ टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं। अभी कुछ रोज़ पहले उन्होंने 7 रुपया पेट्रोल के 1 लीटर पर बढ़ा दिया, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का था, कि उसमें वो फिर वो ड्रामा किया था मोहतरमा मरियम नवाज़ ने कि हम इससे नाराज़ हैं, और नवाज़ शरीफ भी नाराज़ हैं, और वो जो वर्चुअल मीटिंग में थे तो वो मीटिंग छोड़कर चले गए। अभी क्या है, इनकी भी मजबूरी है, सरकार चलाना है, आईएमएफ से पैसा लेना है, तो आईएमएफ जो कुछ कहता है वो करते ही रहेंगे। अभी मिफ्ताह इस्माइल ने फिर से एक छोटा सा जैसे मिनी बजट दिया है, जिसमें उसने कुछ लग्जरी की आइटम्स पे मज़ीद या टोबैको तंबाकू है, ऐसी जो अशिया हैं उनके ऊपर फिर से टैक्सेस बढ़ाए हैं। और यूँ कह सकते हैं कि मिफ्ताह इस्माइल ने एक नया बजट दिया है या मिनी बजट दिया है, जिससे वो बकौल उसके मिफ्ताह इस्माइल वज़ीर ख़जाना के 5000 करोड़ मज़ीद कमाई होगी मरकज़ी सरकार को। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।